नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जी क्लास में। दोस्तों आज बात करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल है उनकी चर्चा करेंगे। आज लगभग अपन 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के जितने भी पीछे एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी है या रेलवे है या दिल्ली पुलिस है, तो उसके अंदर संविधान में जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैं आज लगभग 20-30 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ और इन 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। क्लास को पूरी देखना, छोटी सी क्लास होगी और क्लास को देखने से पहले एक बार शेयर ज़रूर कर देना। मैं आपको आंसर बताऊंगा, साथ भी आप भी अपने आंसर है क्वेश्चन के देखते रहिए। लास्ट में देखने आपके सवाल है कितने सही हो रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी आगे होगा अपन बात करते रहेंगे। क्लास को एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए और फिर आगे और भी रिपीट होंगे, तो वही क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ कि एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए और ये प्रत्येक क्वेश्चन 4-4, 5-5, 10-10 एग्जामों के अंदर पूछा गया और आगे भी यही पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा सी, यानी कि बच्चों के जो शोषण से संबंधित है आर्टिकल है वो आर्टिकल 24 है। जो आर्टिकल 23 और जो 24 है शोषण का अधिकार ये है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, क्या 14 वर्ष से है वो कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में जो काम करना है वो निषेध होता है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 23 क्या है, तो आर्टिकल 23 है यो तो बलात्सर्म और द्वार है उससे संबंधित है। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, तो उपाधियों का जो अंत है उसे आर्टिकल 18 संबंधित है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो प्राण और देह स्वतंत्रता है उससे आर्टिकल 21 संबंधित है। यानी कि जो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो टोटल मौलिक अधिकार पहले मूल संविधान के अंदर कितने थे, 7 है, लेकिन वर्तमान में 6 है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, उसके अंदर जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो जो आर्टिकल 31 के अंदर था उसको हटाकर वह आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों से सवाल है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार, इनको आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। इनके अंदर 6 प्रकार के फिर जो मौलिक अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक, ठीक है। तो ये आप सभी को 6 के 6 एकदम रट लेने हैं। इनमें से सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। जो भी रिलेटेड और होगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो उस पर आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है। यानी कि संविधान के जो टोटल वर्तमान में 22 भाग है, ठीक है। तो भाग 1 के अंदर क्या है, भाग 1 के अंदर है जो है उसके अंदर क्या आर्टिकल है वो कितना है, 1 से लेकर 5 तक है। उसके अंदर क्या है, भारत और राज्यों का संघ है वो, ठीक है, वो दे रखा है। अच्छा, राज्य और संघ का क्षेत्र है भारत का, वो भाग 1 के अंदर देखा। संविधान के जो भाग 2 है, भाग 2 के अंदर क्या दे रखा, नागरिकता दे रखी। और नागरिकता आर्टिकल है वो कितने से, 5 से लेकर 11 तक। यानी संविधान का भाग 2 नागरिकता और उससे संबंधित आर्टिकल है वो क्या है आपके 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार, जो 12 से लेकर कितना है 35 तक है। और भाग 4 है वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो वो कितने हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय वो नागरिकों के मौलिक जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के जो नागरिक है उन नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में होती है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख दिया गया है।
किसका, ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है वो दिया गया है, तो किसके अंदर है। इनकी अगर बात करें तो ये भाग है वो कितने के अंदर आ जाता है, आपके भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है कि राज्यों के अंदर है वो ग्राम पंचायतों का गठन है। उसके बाद में अगर और इम्पोर्टेंट अगर आपको मैं बता दूं तो एक आर्टिकल आपको इस 50 का ध्यान रखना है। आर्टिकल 50 है, इसको है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या है, कार्यपालिका और उसके बाद में न्यायपालिका। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसके अंदर है, तो आर्टिकल 50 के अंदर है। ग्राम पंचायत का जो का गठन है वो आर्टिकल 40 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल 46 की, तो आर्टिकल 46 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग है उनसे संबंधित है, आर्टिकल है वो 46 है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक दो आर्टिकल आपको और ध्यान रख लेना है, जैसे आर्टिकल 48 है उसको ध्यान में रखना है। एक तो आर्टिकल 48 है ये क्या आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और उसके बाद में और देख लेना एक आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 ए या क्या कुछ भी लिखा सकता है, तो वो है आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ तो वही ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर अपना यह हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 41 के तहत होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिचितता के अंत का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अपरिचितता का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत है उसकी बात करते हैं। इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 17। अब यह किसके तरह है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मौलिक अधिकार पढ़ते हैं अपन, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है वो कितना है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के अंदर समानता। आर्टिकल 15 अपना क्या कहता है, धर्म लिंग जाति के अंदर भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में हर विषय में अवसर के अंदर समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार के अंदर जो भाग 2 है उसके अंदर है समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। ये मैंने आपको सभी साथ में बता दिया, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसके अंदर जो अपने अस्पृश्यता का अंत है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत आया हुआ है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा के अंदर है, ध्यान में रखना है। दोस्तों क्लास को आप शेयर जरूर कर दें अपने जितने भी आगे आपके पास स्टडी से संबंधित ग्रुप है, अपने भाई बंधु पढ़ रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4, किसके अंदर, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर बात की गई है मूल कर्तव्य की। अभी देखो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो एक मौलिक अधिकार है और ये क्या है, मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य के अंदर और आर्टिकल कितना है, 51A, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये भी अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को पूछा गया मौलिक कर्तव्य की चर्चा, तो आर्टिकल 51A से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी, यानी आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंदर क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब राष्ट्रपति से कुछ अगर बात करते हैं दूसरे आर्टिकल से, तो आर्टिकल 52 है उसके अंदर राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उनका पद है। आर्टिकल 53 के अंदर क्या होता है, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर होती है, ये आर्टिकल 53 के अंदर है। आर्टिकल 54 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, वो आर्टिकल 54 के अंदर होता है। आर्टिकल 55 की अगर बात करें तो निर्वाचन के जो नीति तैयार होती है वो आर्टिकल 55 के तहत होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं आगे, आर्टिकल जैसे 56 है, तो आर्टिकल 56 के अंदर है राष्ट्रपति के जो पद की जो अवधि होती है वो होती है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में आर्टिकल जो 60 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के तहत होती है और आर्टिकल 61 से संबंधित है महाभियोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो आर्टिकल 53 के अंदर होगी। 54 के अंदर होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 के अंदर होता है निर्वाचन की जो है नीति। 56 के अंदर होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि। और उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ और 61 के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। तो इसका राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा जो भी है ये आपने रिलेटेड है कुछ जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है? यह भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर अपना है बी हो जाएगा। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति है वो कार्य करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 63 के अंदर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 67 के अंदर क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 67 के अंतर्गत होता है। और उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित एक दो आपको और बता देता हूँ। आर्टिकल 67 है वो उपराष्ट्रपति के जो पद की है वो अवधि है उसके अंतर्गत बताया। आर्टिकल 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 63 का मतलब जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और ध्यान रख लेना, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो ये 4-5 आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देख लो एक बार मैं आपको दोबारा और बता देता हूँ। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 66 है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होगा। और उसके बाद में आर्टिकल जो 67 है उसको भी ध्यान रख लेना, उपराष्ट्रपति के जो पद की जो अवधि है वो इसके अंतर्गत होगी। ठीक है, तो ये 5-6 आर्टिकल है ये आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित याद रखने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? यह भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। यानी आर्टिकल 76 के 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का क्या होता है, जो नियुक्ति है वो की जाती है आर्टिकल 76। ठीक है, उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं कि और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसके अंदर आप देख लो आर्टिकल 75, आर्टिकल 74 और ये आर्टिकल 72, इनसे अभी तक ऐसा एग्जाम के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन ये जो सवाल है ना ये बहुत अच्छा आता है। आर्टिकल 74 के अंतर्गत आप ये देख सकते हो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति की सलाह और राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन, उनकी चर्चा आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 के अंतर्गत होती है। और आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी आर्टिकल 75 और 72 है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है अपने सामान्यतः रेलवे एसएससी के अंदर ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निहित है? इनका मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। संसद के क्या 3 अंग होते हैं, एक आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है और तीसरा आपका लोकसभा होता है, यही होता है। अब इसकी बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति हो जाता है। भारत की जो संसद का उल्लेख आ गया है, भारत की जो संसद का उल्लेख है वो कितना है, आर्टिकल 79 के अंतर्गत है। उसके बाद में राज्यसभा जो होती है आर्टिकल 80 के अंदर होती है। ठीक है, और ये स्थायी सदन होता है। और लोकसभा है वो आर्टिकल 81 के अंदर होता है जो अस्थायी सदन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा 79। यानी आर्टिकल 79 जिसे भारत की जो संसद है उसका गठन होता है। 80 के अंदर क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 81 के अंदर क्या है, लोकसभा जो है अस्थायी सदन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 85 को भी याद आप रख सकते हो, अगर रखना है तो आपको रखना है कि जो संसद का एक सत्र होता है, उसके बाद में 17 आसन होता है और संसद का जो विघटन है
इन तीनों की जो चर्चा है वो आर्टिकल 85 यानी आर्टिकल 85 के अंतर्गत की गई। संसद का सत्र संत्रावसन और संसद का जो विघटन है वो आर्टिकल 85 के अंतर्गत है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी ये तीन है जो संसद का निर्माण होता है, तो इनको आपको आराम से एकदम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान दिया गया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 108 के तहत संसद के अंदर जो संयुक्त बैठक है उसका वह प्रावधान दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 112 की आगे बात करेंगे। आर्टिकल 110 है, इसकी भी आगे बात करेंगे, इसका एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक है संसद की, यह आर्टिकल 108 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 110। इसके अंदर क्या है, धन विधेयक है, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 112 है, इसकी भी आपको लग दो वित्तीय जो वार्षिक होता है, वित्तीय वार्षिक विवरण होता है उसकी है, वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत उल्लेख दिया गया। आर्टिकल 108 के अंदर क्या है, संयुक्त बैठक है उसकी बात की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो धन विधेयक आर्टिकल 110 और संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108, ये ध्यान रखना है। और जो वित्तीय विवरण है वो भी आर्टिकल 112 के अंदर है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का। तो इस क्वेश्चन का जो अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश है, किसी भी ऊपर अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है, और यह क्या है, राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि आर्टिकल 124 क्या है, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 के अंदर जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, आगे बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है और उसकी स्थापना आर्टिकल 124 के अंतर्गत होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? सर्वोच्च न्यायालय, या इसका आपको पूछ लिया जाता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये भी सेम है। तो उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद के कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये अपना टोटल राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है वो उच्च न्यायालय का वो उल्लेख किया गया। यानी कि अगर बात करें आर्टिकल 124 है, इसके अंदर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। उसके बाद में इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 124 से लेकर 147 तक है वो उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये भी आपको, आप इस उच्च न्यायालय के जितने भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट 124 से 47 तक अगर बात करें तो आपको 8 से 10 आर्टिकल है वो याद कर लेने हैं, उसमें से आपके जितने भी सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनेंगे आपके बाहर नहीं जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का है वो प्रावधान दिया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, अपना राइट आंसर होगा आर्टिकल, नीचे करते हैं, यहाँ पर दे रखा है यहाँ, तो इसका अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी आर्टिकल 280 के तहत कहा गया है कि भारत के अंदर जो वित्त आयोग है इसका गठन किया गया है। ध्यान रखना है किसका आयोग, आर्टिकल 180 क्या कहता है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के गठन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं थोड़ी आर्टिकल 256 की, तो आर्टिकल 256 कहता है कि राज्यों की और संघ की जो बाध्यता है, यानी राज्यों से के प्रति जो संघ केंद्र सरकार की जो बाध्यता है, कुछ नियम है, वो आर्टिकल 256 से संबंधित है। आर्टिकल 300 के मैंने आपको कहा था संपत्ति के जो अधिकार है उसको जो है मौलिक अधिकार उसको हटाकर आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और उसके बाद में आर्टिकल 248 है, इसको भी अगर याद रखते हो तो ठीक है। जो अवशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ होती है, अवशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ, वो क्या है आपकी आर्टिकल 148 के अंदर है।
तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के अंतर्गत, राज्यों के प्रति संघ की बाध्यता आर्टिकल 256, और अपशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 248 के अंतर्गत है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? ये अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आगे मैं आपको रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है वो बताऊंगा। इसका अपना जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के तहत भारत की अखिल भारतीय सेवा जो संस्था है उसकी स्थापना है वो आर्टिकल 312 से के तहत संविधान के अंदर कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा संस्थान की स्थापना कर सकते हो आर्टिकल 312 के तहत। उसके अगर आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 315 को आपको याद रखना है। आर्टिकल 315 कहता है कि राज्य और संघ के लिए जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग की जो स्थापना, लोक सेवा आयोग का गठन है वो आर्टिकल 315 के अंदर है। इसके अंदर संघ की लोक सेवा आयोग और राज्य की लोक सेवा आयोग दोनों ही हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि संघ की या राज्य की लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 315 के तहत है। अखिल भारतीय सेवा संस्थान की जो स्थापना गठन है वो आर्टिकल 312 से संबंधित है। ये दोनों आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन है इनके बारे में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध है वो किससे है? आपको पता ही है। जो अपने बात करते हैं कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, इनके अंदर क्या है कि जितने भी जो आपातकाल है, क्या है आपातकाल है, आपातकाल की जो चर्चा है वो आर्टिकल 300 आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक दी गई है। तो आर्टिकल 360 का संबंध किससे है? तो इसका अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इससे अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि वित्तीय शासन आर्टिकल 360 के अंदर है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंदर है, और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। तो ये आपको चारों तीन जो मुख्य आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इनको भी आपको साथ में याद रखना है। इसके बारे में एग्जाम्पल पूछा गया है। मैं आपको कमेंट के अंदर एक सवाल पूछता हूँ, आपको कमेंट के अंदर जवाब देना है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो आपातकाल का जो है स्रोत, ये आपातकाल का जो स्रोत है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आपातकाल का अनुबंध है ये किस देश के संविधान से लिया गया स्रोत है? ध्यान में रखना है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 से संबंधित है, राष्ट्रपति है वो 352 से संबंधित है, और राष्ट्रपति जो शासन है ये 356 से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और जो आपातकाल है ये किस संविधान के स्रोत, किस देश के संविधान से लिया गया है आपातकाल स्रोत, यह आपको कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की चर्चा है वो किस अनुच्छेद में की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको याद भी है। तो आर्टिकल है 368, यानी आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संसद को, किसको? भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो दी गई है। ठीक है, तो संविधान के अंदर जो संशोधन करता है वो कौन करता है? संसद करती है, तो उनको शक्ति प्राप्त है, और आर्टिकल 368 के तहत आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का अपना तो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट पीछे आ गए, अच्छा यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत की गई। अभी पहले बात कर रही थी भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी कहाँ है, तो महान्यायवादी की क्या थी? आर्टिकल 76 थी। और अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो इनकी नियुक्ति है वो आर्टिकल 148 से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है काफ़ी बार।
उससे संबंधित ही और अगर देख लेते हो कि आर्टिकल 149 है, यह भी नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इनके अंदर क्या होता है कि महालेखा नियंत्रण परीक्षक होता है, उनके जो कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ हैं वो दी गई है। उनका कर्तव्य और उनकी जो शक्तियाँ, उनकी पावर है वो आर्टिकल 149 के अंदर है। और आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वो है आर्टिकल 148। आर्टिकल 76 के अंदर क्या है, महान्यायवादी, ये आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की भाषा है वो हिंदी और लिपि है वो देवनागरी का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का आंसर है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे कि अगर आपको संविधान के बारे में पता है, अगर आपने संविधान पढ़ा है, तो आप बताना कि संविधान के किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि संघ यानी अपने भारत, ठीक है, पूरे भारत की जो भाषा है, राजभाषा, भाषा तो हिंदी है और जो लिपि है वो अपनी देवनागरी है। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आपको मुझे कमेंट के अंदर सवाल आंसर देना है, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड से पढ़ा है क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, मैंने आपको एक्स्ट्रा के अंदर बहुत सारे बता दिए। 20 क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन है हेल्पफुल साबित हो गए, आने वाले एग्जाम के अंदर आएंगे। और ये एग्जाम क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दूसरा नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्लास को पूरी देख लेना और क्लास को शेयर कर देना। जो आपको आज की क्लास का जो पीडीएफ है, ये आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। द मैजिक क्लास ऐप है, उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है और इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे वहाँ कर लेना, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री है, आपका कोई उस ऐप के अंदर चार्ज नहीं है। और बाकी करंट अफेयर की क्लास से अपनी चल रही है कंटिन्यू, वो भी आप देखते रहना, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी आगे की कोई नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।